हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जहाँ पे हम आपको डीपली पढ़ाएंगे और शॉर्ट नोट्स के साथ उत्तराखंड लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो आज का टॉपिक गाइस हमारा है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर बार एक ना दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं शॉर्ट में और लेकिन थोड़ा डिटेल्स। क्या है हमारा चैप्टर? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो गाइस अब यहाँ से आप इसे देख सकते हो, ये 11th क्लास का चैप्टर है और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लगभग एक दो क्वेश्चंस तो हर बार ही आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने पहला ले रखा है। तो गाइस पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन्स और एंजाइम्स में डिफरेंट। काफ़ी बार आते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, किससे बने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं हार्मोन्स और इनमें एंजाइम्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने एक साइड लिखा है गुण, यहाँ हार्मोन्स है, यहाँ एंजाइम्स से आप देख सकते हैं। तो गुण यानी जिनके बेस पे हम डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला है रासायनिक स्वभाव। अब इनका रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन और स्टेरॉइड से बने होते हैं हार्मोन्स, जबकि एंजाइम्स आपका कोलाइड प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो हार्मोन्स है वो किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे और स्टेरॉइड यानी दोनों से मिलके बने होंगे। लेकिन एंजाइम्स केवल कोलाइडली प्रोटीन से बने होते हैं। अब दूसरा इनका आणविक भार क्या होता है, यानी अणुभार, जिसे मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो वो देखो हार्मोन्स का कम होता है और जबकि एंजाइम्स का ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस ये हर बार आता है स्रावण यानी सेक्रेशन। तो गाइस हम बात कर रहे थे इनके स्रावण की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड होता है आपका लैब टेक्नीशियन के पेपर में, कि जो एंजाइम हार्मोन्स का स्रावण होता है वो होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी कहने का मतलब है इंडोस्रीन ग्लैंड। अब इंडोस्रीन ग्लैंड क्या होते हैं गाइस, कि ऐसे ग्लैंड जो क्या करते हैं, जिनके पास अपने नलियाँ नहीं होती है। मान लो आपका ये कोई ग्लैंड है और इससे क्या है, एक नली ऐसे लगी होती है। ठीक है ना। जो नली क्या करती है, आपकी जो भी आपका और अंग है, यानी मान लो ये आपका पेट है या जिसे भी इसको जिसे भी इसको क्या करना है, आपका पहुंचाना है अपना हार्मोन्स, तो ऐसा इनके पास ये नली नहीं होती है। यानी नली नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हार्मोन्स बनेगा उसको क्या करेंगे, सीधा आपका एक जो होती है रुधिर नलिका जिसे कहते हैं ब्लड वेसल, तो उसमें ये हार्मोन्स दे देती है और ये रुधिर क्या करता है, इस हार्मोन्स को जहाँ भी इसको लेके जाना होगा लेके जाएगा। ठीक है गाइस। तो यानी ये क्या होती है, इंडोस्रीन जिनको बोलते हैं, यानी अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी कहने का मतलब है यानी ऐसे ग्रंथियाँ जिनके पास क्या नहीं होती है, ऐसे नली नहीं होती है, और जो क्या करते हैं, जिनका जो भी हार्मोन्स है वो पहले रुधिर में जाता है, फिर रुधिर से दूसरे अंगों में जाएगा। ठीक है। और जबकि आपके एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से आते हैं, यानी एक्से ग्लैंड जिनके पास ये नली होती है। तो इस नली से डायरेक्टली क्या करते हैं, जो ये ग्लैंड होगा वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, उस अंग में पहुंच जाएंगे। जैसे पेट है, मान लो जहाँ भी इसको पहुंचाना है, पेट या हाथ या कान नाक जहाँ भी पहुंचाना है, तो यहाँ सीधा इससे जाएंगे। ठीक है। तो अब आते हैं पुनः उपयोग, यानी दोबारा क्या हम इनको उपयोग कर सकते हैं। तो देखो हार्मोन्स को एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो फिर यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंजाइम्स का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम होते हैं आपके उत्प्रेरक। देखो आपने केमिस्ट्री में उत्प्रेरक पढ़ा होगा, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया को क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। मान लो हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे दो हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी जो रेट है यानी रिएक्शन की रेट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उनको उत्प्रेरक करते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, हमारी बॉडी के उत्प्रेरक हैं, यानी कैटालिस्ट भी इनको बोलते हैं। कैटालिस्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो कैटालिस्ट हैं। तो जो कैटालिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, रिएक्शन को बढ़ा तो देते हैं लेकिन लास्ट में फिर खुद हट जाते हैं। यानी मान लो आपका 10 ग्राम यूज़ हुआ है, 10 ग्राम तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर मान लो 10 ग्राम फिर भी यूज़ हुआ है तो 10 ग्राम का 10 ग्राम आपको लास्ट में वापस मिल जाएगा। ठीक है। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद है उपापचयी।
ठीक है। यानी ये कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं जिस भाग तक में उपजयी क्रियाओं में भाग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सीधे नहीं लेते, रुधिर द्वारा पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। देखो गाइस, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्या होता है, इनमें इंडोक्रीन ग्लैंड होते हैं, तो इसलिए ये खुद तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कौन लेके जाता है इनको, जो ब्लड सेल्स इनके पास वाली होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो लेके जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, इनके पास एक नली होती है, तो सीधा ये जिस भी भाग में इनका काम होता है तो वहाँ पे सीधा जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं हार्मोन्स की क्रियाविधि, यानी हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 2 टाइप के हार्मोन्स अभी मैंने आपको बताया था, देखो ऊपर, एक था प्रोटीन्स और एक था स्टेरॉइड, ठीक है ना। तो अब जो प्रोटीन्स हार्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं, स्टेरॉइड कैसे काम करते हैं। अब जो प्रोटीन्स हार्मोन्स है ये प्लाज्मा कला पर काम करते हैं, यानी जो हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा कला कहते हैं, तो वहाँ पे काम करते हैं। एक तो ये प्लाज्मा कला पे काम करेंगे, दूसरा या तो ये एक प्राथमिक दूत की तरह काम करते हैं, यानी प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। 2 तरह के काम कर सकते हैं, एक तो प्लाज्मा कला पे काम करेंगे, एक या तो प्राथमिक मैसेंजर बन के। तो प्लाज्मा कला पे ये क्या करते हैं कि उसकी पारगम्यता जो होती है, यानी जो उसकी परमेबिलिटी होती है, यानी किसी को आने देना, किसी को नहीं आने देना, तो उसको प्रभावित कर देते हैं, यानी उसको चेंज कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, अपने हिसाब से, यानी जो इनको लगे, जिसको आना चाहिए उसको आने देते हैं, जिसको नहीं आना चाहिए उसको रोक देते हैं, ठीक है ना। तो उसको चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वृद्धि हार्मोन्स, तो वृद्धि हार्मोन्स की जो क्रियाविधि है वो क्या है, प्लाज्मा कला पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ काम करेगा, प्लाज्मा कला को चेंज कर देगा, और कुछ ही हार्मोन्स को क्या करते हैं, अंदर आने देता है, यानी सॉरी हार्मोन्स नहीं, कुछ ही जो पोषक तत्व हैं उनको अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता है, ठीक है। सेम ऐसा इंसुलिन भी करता है। अब यहाँ जबकि जो आपका प्राइमरी मैसेंजर दूसरे टाइप, देखो प्रोटीन हार्मोन्स का है, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन्स 2 तरह से काम करते हैं। अब जो प्राइमरी मैसेंजर होता है ये क्या करता है, जो कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन है में जो उपस्थित एंजाइम होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडिनोइल, क्या नाम है उसका, एडिनोइल एंजाइम। तो ये एडिनोइल एंजाइम को क्या करते हैं, सक्रिय कर देते हैं, इसको एक्टिव कर देता है, और फिर ये एडिनोइल एंजाइम क्या करता है, अपने हिसाब से क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको उनका आवागमन निश्चित करते हैं, उनको आने देते हैं, नहीं आने देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोशिका कला है, ठीक है ना। अब उसके बाद तो इसका एग्जाम्पल है थायरोक्सिन और एड्रीलिन, क्या एग्जाम्पल है, थायरोक्सिन और एड्रीलिन, ठीक है। अब उसके बाद है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटीन वाले हो गए, एक स्टेरॉइड। तो अब जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, देखो ये सीधा आपका कहाँ पहुँच जाते हैं, जीन पे पहुँच जाते हैं। देखो जीन कहाँ होते हैं, कोशिका के अंदर, जो कोशिका केंद्रक होता है, कोशिका केंद्रक के भी अंदर आपके जीन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा जाके क्या करते हैं, जीन को प्रभावित कर देते हैं, और उनको प्रभावित करके ये क्या करते हैं, यानी उनको प्रभावित करने से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, या बाकी जो भी आपको पता है जीन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था इनका कार्य करने का क्रियाविधि कैसे है, ठीक है। तो कार्य कैसे करते हैं। अब आते हैं हमारा, सबसे पहले देखो पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है आपका सबसे, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि। तो इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या होगा, अंतःस्रावी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हार्मोन सेक्रेटरी ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, तो ये भी अंतःस्रावी। अभी मिलता कहाँ है, तो इसे आपको अग्र मस्तिष्क में मिलेगा। अग्र मस्तिष्क का एक सैला टर्सिका नाम होता है, सैला टर्सिका नाम की वो है, ठीक है, जगह है। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, कौन, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि आपको मिलता है सैला टर्सिका पे, कहाँ के, अग्र मस्तिष्क के सैला टर्सिका पे मिलेगा आपको पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अब देखो पीयूष ग्रंथि को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है अग्रपिंड, दूसरा होता है पश्चपिंड, ठीक है। अग्रपिंड को बोलते हैं एंटेरियर लोब्स, और पश्च को बोलेंगे पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फेरियर भी बोलते हैं। और वैसे इनका दूसरा नाम होता है एडेनो हाइपोफाइसिस, और इसका होता है न्यूरोफाइसिस। इसका एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस। देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में नाम भी आ जाते हैं, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है ना। अग्रपिंड ना दे के अगर एडिनो हाइपोफाइसिस दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। अग्रपिंड को ही एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और ये किसका पार्ट है, पीयूष ग्रंथि का पार्ट है एक, ठीक है ना, 2 पार्ट होते हैं इसके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, इसके कौन कौन से एंजाइम है, ठीक है, यहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। जनरली जो एंजाइम्स होते हैं गाइस वो कैसे होते हैं, किसी दूसरे एंजाइम को या किसी जैसे दूसरे पार्ट को मतलब तुम अपना एंजाइम सेक्रेट करो, ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका काम वैसे जनरली ज़्यादातर प्रेरित करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डायरेक्ट काम भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब देखो इस जो हमने एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपिंड कहा, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पास डिस्टेलिस और एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक होता है पास डिस्टेलिस। अब जो ये पास डिस्टेलिस है, इसका पहला एंजाइम देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी बहुत बार आ भी सकता है, ठीक है ना, बहुत बार आता भी है। नॉर्मली जो लैब टेक्नीशियन इस टाइप के पेपर होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपका साइंस बहुत ज़्यादा डीपली पूछता है वो, तो उस टाइप क्वेश्चंस में देखा जाता है ये। देखो सोमैटोट्रॉफिक, क्या नाम है इसका, सोमैटोट्रॉफिक, ठीक है गाइस। देखो होता क्या है, हम वृद्धि हार्मोन्स तो याद कर लेते हैं लेकिन दूसरा नाम याद करना भूल जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो वृद्धि हार्मोन्स का ही दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रॉफिक, तो सोमैटोट्रॉफिक इसका दूसरा नाम है। अब देखो इसका काम क्या होता है, मेनली ये प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, यानी जो आपके शरीर में जो प्रोटीन बनता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, बनाने को प्रेरित करता है। ऊतकों का क्षय रोकता है, ठीक है ना, जो ऊतक होते हैं यानी टिश्यू, तो उनको खराब होने से भी बचाता है। अब देखो इसके होने से कुछ रोग भी होते हैं, ठीक है ना, इस हार्मोन्स की वजह से। तो पहला तो है अतिस्रावण। देखो गाइस ये रोग भी आते हैं, तो अतिस्रावण यानी जब ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसका सेक्रेशन यानी जब स्रावण क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी ये ज़्यादा शरीर में आपका निकलने लगे शरीर में। तो 18 वर्ष से पूर्व अगर ज़्यादा निकल जाए तो क्या होता है, भीम का यानी भीम की तरह शरीर हो जाता है। तो यानी भीम में कौन सा GH आपका ज़्यादा मिल गया था गाइस, तो 18 वर्ष से अगर पूर्व हो जाए तो भीम का यानी जैंट हो जाता है। अगर 18 वर्ष के बाद हो जाता है तो इसे अग्रतिकायता कहते हैं, ठीक है। 18 साल के बाद अगर ज़्यादा इसका वो बॉडी में ज़्यादा आपका सेक्रेट होने लगे या स्रावित होने लगे तो उसको कहते हैं अग्रतिकायता, ठीक है ना। एक्रोमिजेली, क्या कहते हैं, एक्रोमिजेली और अग्रतिकायता। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा जान लो। इसमें क्या होता है, देखो जब 18 से बाद में होते हैं तो शरीर बढ़ता तो नहीं है, लेकिन बोन्स क्या होती है, वृद्धि मतलब तिरछी बढ़ जाती है, तो शरीर थोड़ा सा क्या होता है, आड़ा तिरछा हो जाता है और काफ़ी विकार भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जब इसका अल्प श्रावण होता है, यानी जब अगर कम इसको श्रावित किया जाए, कम बॉडी में निकले तो क्या हो, तो बौनापन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन्स नाम से ही पता चल रहा है, सोमैटोट्रॉफिक, ठीक है। इसका वृद्धि हार्मोन वृद्धि करना इसका काम, अगर कम हो जाए तो बौनापन हो जाएगा, ठीक है, जिसे ड्रॉप या मिगेट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड, जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा हार्मोन्स जो यहाँ से बहता है उसका नाम है जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स, यानी इसको GTH क्यों कहते हैं, देखो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, तो इसलिए GTH शॉर्ट में GTH भी लिखा रहता है इसको, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखो जनन लिखा है तो यानी जो जनन अंग होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ से आपके क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, तो जनन अंगों को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो भी आपके जनन यानी सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब देखो इस जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स का भी, अब देखो ये प्रेरक है, मैंने कहा नहीं, ये प्रेरक का काम ज़्यादा करता है, यानी ये अब जो जनन ग्रंथि अंग उनको बोलेगा कि अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करो, अपने हार्मोन्स बनाओ, ठीक है ना, ऐसे करके उनको बोलेगा, ऑर्डर देगा। तो क्योंकि ब्रेन में रहता है और ब्रेन का काम ही ऑर्डर देना होता है, तो ये ग्लैंड भी क्या करती है, ऑर्डर ही देती है ज़्यादा, तो प्रेरक करेगी, उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो अब इसके बाद है पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। तो इसका पहला जो होता है वो होता है पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है। तो पुटिका प्रेरक हार्मोन्स में क्या होगा, अब देखो इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो ये कुछ मात्रा में
पुरुषों में भी रहता है। पुरुषों में जो शुक्र जनन में वृद्धि करेगा, यानी जो उनके स्पर्म होंगे, स्पर्म का जो बनेंगे उनकी रेट को बढ़ा देगा, यानी स्पर्म जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्पर्म यानी वो शुक्राणु बनेंगे। और स्त्रियों में इसका काम क्या होता है, स्त्री में जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है उसमें ये क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं तथा उसे हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये क्या करेंगे, फॉलिकल में वृद्धि कर देंगे और उसे हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स है इसका काम क्या है, इसे LH भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी याद रखना है, FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। इसका नाम है पीत पिंड। देखो गाइस, पीत पिंड क्या होता है, इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। पीत पिंड का मतलब होता है, जैसे आपको सबको पता है कि जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, यानी क्या कहते हैं उसको, हाँ पीत पिंड, यानी वो क्या कहते हैं, मासिक धर्म। हाँ, मासिक धर्म आपका चलता है। तो मासिक धर्म में क्या होता है, आप सबको पता है कि जो एग होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है ना, वो जैसे हम क्या कहते हैं, ओवुल कहते हैं। ठीक है ना, एग, तो एग निकलते हैं और फिर अगर वो रिप्रोडक्ट ना हुए हों, ठीक है ना, अगर उनमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन ना हुआ हो तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के बाद क्या होते हैं, बॉडी से 3-4 दिन की प्रोसेस होती है तो ब्लड के रूप में बाहर आने लगते हैं। तो उसमें जब वो क्या होता है, जब वो एग टूट जाता है तो उस टाइम जो टूटे हुए जो एग होता है ना उसको पित्तपिंडक कहते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर जो रह जाता है एग के बाहर निकलने के बाद तो उसे पित्तपिंडक कहते हैं। तो उस पित्तपिंडक की जो क्रिया होती है उसका भी ये नियंत्रण करता है। ठीक है ना, उसमें काम होता है। और पुरुषों में ये क्या करता है, जो लेडिंग सेल्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे नोट कर लेना। जो लेडिंग सेल्स होती हैं को हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, पुरुषों की जो लेडिंग सेल्स होती है, आगे पढ़ेंगे इसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा। ठीक है, तो उनको हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करेंगे। तो गाइस, अब इनसे इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा एक डिसीज़ तो नहीं है, लेकिन आपका क्या है, इनके कुछ कार्य हैं इंपॉर्टेंट और कुछ इनके नाम्स हैं। तो आप पढ़ लेते हैं। तो अग्रपिंडक के अभी तक हमने 2 पढ़ लिए थे। तो उसका जो तीसरा है, जो जनन वाला हम पढ़ रहे थे अभी, तो जनन में एक और है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक। क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। गाइस, ये आपका जो गर्भकाल के समय जो होता है स्तनों की वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, तो जब आपका गर्भकाल होता है तो उस टाइम जो स्तन होते हैं स्त्रियों के, तो उनमें ये क्या करता है, वृद्धि कर देते हैं। तो इसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PLH या MTH। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड टाइप का होता है, जैसे अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। एक तो था आपका वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स था, और दूसरा था गाइस आपका ये जनन अंगों को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स, और तीसरा हम अब पढ़ेंगे थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, जिन्हें हम कहते हैं TSH। क्या कहते हैं, TSH। गाइस, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। अभी बीच में पिट्यूटरी जहाँ पे ग्लैंड मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे थोड़ा सा आपका हार्मोन्स की जगह एंजाइम्स बोल दिया गया था 2-3 बार, तो उससे करेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे हार्मोन्स हैं। ठीक है, ऐसे हो जाता है कभी कभी। आपका जो ग्लैंड होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी से क्या होता है, आपका हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है गाइस, तो टॉपिक पे आते हैं। तो थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन्स TSH। क्या है, TSH। ठीक है, तो ये है थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करना। तो इसका काम क्या है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको प्रेरित करना। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस हम पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है TSH, जो क्या करता है कि इस थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको बोलता है कि आप भी अपने हार्मोन्स बनाओ। ठीक है गाइस, अब उसके बाद चौथा है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन्स। क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन्स हार्मोन्स, इसे ACTH क्या कहते हैं,
TH, ठीक है। इस हार्मोन्स का क्या काम है, ये करता है अधिविक यानी जो एड्रेनल ग्रंथि है। अब देखो जो अधिविक होती है ना, ये विक के ऊपर रहती है, विक यानी किडनी, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है तो किडनी के जस्ट ऊपर, यानी जैसे हमारी क्या रहती है, ऐसे हमारी जो बीन्स शेप में रहती है हमारी किडनी ना, इस टाइप की कुछ रहती है। तो इनके ऊपर यहाँ पे एक एक जोड़ी रहती है, तो एक इधर भी होती है एक इधर भी होती है, तो 2 किडनी हमारे पास होती है। तो 2 ही हमारे पास क्या होती हैं, अधिविक होती है, जिन्हें एड्रेनल, देखो विक यहाँ पे भी विक मीन्स किडनी को ही कहते हैं, ठीक है। तो एड्रेनल ग्रंथि के वल्कुट, वल्कुट आप देखो आपने पढ़ा होगा कि किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बीच का होता है मेडुला, ठीक है, मध्यांश भी उसे बोलते हैं यानी मिडिल पार्ट, एक ये बाहर का इसे बोलते हैं वल्कुट, ठीक है ना। वल्कुट यानी कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं। तो सेम ऐसे जो ये अधिविक है ना, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये बाहर का होता है, एक ये अंदर का होता है, ठीक है। तो ये जो बाहर का होता है इसे वल्कुट बोलते हैं। तो ये वल्कुट को सक्रिय कर देते हैं, ठीक है ना, जो कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, तो कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स जिसे हम बोल सकते हैं, तो उस भाग को सक्रिय कर देता है। और ये क्या करता है फिर अपनी एंजाइम हार्मोन्स क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, ठीक है, अपने हार्मोन्स यहाँ से स्रावित करेगा। अब उसके बाद देखो गाइस, मैंने आपको बताया था जो अग्रपिंडक होता है, ठीक है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक हमने वहाँ पे पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, तो गाइस अभी हमने पढ़ा था आपका पास डिस्टेलिस, ठीक है ना, क्या पढ़ा था, पास डिस्टेलिस, सॉरी गाइस आपको अब दिख रहा है, ठीक है। तो पास डिस्टेलिस पढ़ा था, और अब पास डिस्टेलिस में हमने देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है। तो हमने एक सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स पढ़ लिया है, और सेकंड इसमें था जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स, तो इसमें भी आपके 3 टाइप्स के हार्मोन्स आते हैं, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद है आपका, हाँ, तो उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे कौन सा गाइस, पास इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसके बाद यानी ये 4 टाइप्स के हार्मोन्स आपके कहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट से मिलेंगे। अब उसके बाद आता है पास इंटरमीडिएट, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक ही हार्मोन्स मिलता है, मेलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन्स, क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन्स, MSH, क्या कहेंगे गाइस, MSH। अब इसका काम क्या है, मेलेनोसाइट्स को प्रेरित करना, ठीक है गाइस। तो एक मेलेनोसाइट्स होता है, उसको ये क्या करता है, प्रेरित करता है कि यानी अपने हार्मोन्स आप बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमने अग्रपिंडक तो पढ़ लिया, अब आते हैं पश्चपिंडक। तो पीयूष ग्लैंड का जो पश्चपिंडक होते हैं वहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस, मैंने अभी आपको बताया न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। देखो गाइस यहाँ से पहला जो हार्मोन्स निकलता है उसे कहते हैं वैसोप्रेसिन यानी प्रतिमूतक हार्मोन्स, ठीक है ना, ये मूत्रक है, ठीक है, मूत्रक हार्मोन्स। तो वैसोप्रेसिन, क्या नाम है गाइस, वैसोप्रेसिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसोप्रेसिन्स यानी प्रतिमूत्रक हार्मोन्स, तो ये कहाँ से निकलेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी यानी पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से निकलने वाला है, ठीक है। और ये प्रतिमूत्रक यानी एंटी डायूरेटिक इसे बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADH भी इसको बोलते हैं। अब देखो गाइस इसका काम क्या है, तो इसका काम सबसे पहले जो किडनी होती है हमारी, विक जिसे कहते हैं, कि जो दूरस्थ पिंड है, देखो किडनी में आपका जब जो क्या होता है, ब्लड जब फिल्टर होता है यानी रुधिर जब छनता है वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोसेस होती है गाइस, तो उसे हम किसी जो उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना, रुधिर परिसंचरण, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जो किडनी होती है उसके 2 पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो दूरस्थ पिंड कहते हैं इसको, डिस्टल्स, एक आपकी ट्यूब्स होती है नलिकाएं, ठीक है, और एक होती है संग्रहित नलिकाएं यानी जिसमें जो छन के फिर कलेक्ट होता है ना, संग्रहित, जहाँ से फिर क्या होता है आपकी जो आपका यूरिन होता है या मूत्र जिसे कहते हैं वो बाहर आता है, ठीक है ना, फिर वो जो मूत्राशय होता है, ब्लैडर जिसे कहते हैं, उसमें जाता है, ठीक है। तो वो संग्रहित जो नलिका है यानी कंडक्टिंग ट्यूब्स की जो जल अवशोषण क्षमता उसको बढ़ा देता है। यानी आपका क्या होता है, देखो गाइस जब हम किडनी वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि आपका क्या होता है, पहले बहुत सारा जो रुधिर होता है वो छन जाता है एक बार में, ठीक है ना, लगभग आपका क्या होता है 180 लीटर छन जाता है, लेकिन उसमें से केवल 1.5 लीटर ही आपका क्या होता है मूत्र बन पाता है, मतलब में 180 का वापस 1.5 आ जाना, तो काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है कि बार बार वो जो उसमें से एक्स्ट्रा चला गया उसको निकालते रहते हैं, ठीक है, लास्ट में फिर थोड़ा सा बच जाता है वो कंडक्टिंग नलिकाओं में। तो वैसे ही जो पानी जो बहुत ज़्यादा वाटर जो उसमें चले जाते हैं तो उसको बार बार क्या किया जाता है,
छान के फिर रुधिर में वापस भेजा जाता है। तो पहले तो रुधिर से चले गया था, ठीक है ना, उसके नेफ्रॉन कहते हैं उनको, नेफ्रॉन ट्यूब में, फिर वहाँ से फिर वापस आता है वो, ठीक है, विक नलिकाओं से वापस आते रहते हैं। तो उसमें जो जल एक्स्ट्रा चले गया तो उसको पुनः अवशोषण के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है ना, यानी उसको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करो, अवशोषित कर लो, रुधिर में वापस ले आओ, तो उसके लिए प्रेरित करते हैं उनको। अब देखो यहाँ से, अब जब इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, देखो मूत्र की मात्रा अधिक होना, ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोग है। उदक मेह, क्या है, उदक मेह, उदक मेह रोग कहते हैं इसको, ठीक है, यानी अब बार बार पेशाब लगना, अगर कमी हो जाए, देखो इसका काम ही क्या था, जल निकाल देना, जल निकाल देंगे तो आपकी जो यूरिन है यानी मूत्र है उसकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब इसकी कमी हो गई है तो जल निकलेगा नहीं, और वो जल भी क्या होगा, आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो उस रोग को कहते हैं उदक मेह, ठीक है। उदक मेह यानी डायबिटीज़ इंसिपाइडस, क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइडस रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कमी से होता है। अब अगर अधिक हो जाए तो क्या करेंगे, मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, यानी सारा का सारा वाटर अगर बाहर हो जाए तो जो आपका यूरिन होगा वो क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, और रुधिर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि रुधिर में ज़्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो जो कमी है, कमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदक मेह रोग होता है जिससे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। देखो गाइस, मैं इंग्लिश में भी लिख के लाई क्योंकि कभी कभी होता है ना, नाम इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उदक मेह या डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो यहाँ से निकलता है वो है ऑक्सीटोसिन, क्या नाम है गाइस, ऑक्सीटोसिन, या जिसे कहते हैं पिटोसिन, क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, तो अब इनका काम क्या है, देखो ये प्रेगनेंसी में गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। देखो गाइस, क्या होता है प्रेगनेंसी में, हम सबको पता है कि क्या होती है, गर्भाशय की पेशियाँ क्या होती है, बार बार सिकुड़ती रहती हैं, ठीक है ना, और जिससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है ना, जो आपका बेबी होता है उसको बाहर निकलने में हेल्प करती है वो, ठीक है। तो उनके सिकुड़ने को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से समझ लिया है गाइस, और एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, एंजाइम्स वर्ड बोल दिया था, तो उसको आप माइंड करेंगे और उसकी जगह हार्मोन्स वर्ड लेंगे, ठीक है गाइस। तो अब अगर आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे गाइस, तो एक बार आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो गाइस वो लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको वेबसाइट का भी दे देते हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को समझ सकती हूँ कि अभी पेपर का भी ऐसे ही चल रहा है, कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और फिर आपका क्या है, इतना टाइम भी नहीं है कि आप क्या कर सको, नोट्स बना सको। तो इसलिए गाइस मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। आप क्या करो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर PDF चाहिए तो गाइस इसके लिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे। तो गाइस आई होप कि आप सब ने क्या कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, मेरा चैनल क्या करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, और हम ऐसे ही जो क्वालिटीज़ वीडियो, देखो गाइस अभी क्या लास्ट भी समझो या फर्स्ट भी समझो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसमें क्या है, हमें शॉर्ट में नोट्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कवर चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स बनाए हैं। बस आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल।